एक और होप बची हुई है, लास्ट होप 80,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो इस रैली को किसने चढ़ाया? तो सेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल रही है और ये यूएसए से आई है और अदानी जी के कंपनी ने भी उसका एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। हमारे देश में नेता लोग होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो पब्लिकली तो लड़ते हैं, प्राइवेट। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कंपनी को तो पता चल गया भाई हमारी इकोनॉमी में तो दम अब है नहीं। तो मुझे लगता है कल का दिन सर आज तो सेकेंड डे भी हो गया और बाउंस भी नहीं आया, तो क्या रिकवरी की उम्मीदें, होप ख़त्म है? यस, देखिए मैंने शेयर किया था कि अगले 2 दिन में हमें अगर बाउंस मिलता है और हम ब्रेकआउट करके 25,000 के लेवल को एक बार फिर पार कर लेते हैं तो अच्छा चांस है कि हम थोड़े और ऊपर जाएंगे। 2 दिन बीत गए, बाउंस नहीं आया। ड्यूरिंग द डे दोनों दिन हमने देखा रैली आई, सस्टेन नहीं हुई, उस रैली को जम के सेल किया गया। ओके, तो अब होप खत्म होती हुई दिख रही। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर, कोई ना कोई होप बची रहती। एक और होप बची हुई है, लास्ट होप, वो है आरबीआई की पॉलिसी फ्राइडे के दिन आने वाला है, जो डिसाइड करेगा मार्केट आर या पार। हालांकि अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं आरबीआई पॉलिसी के पॉजिटिव आउटकम से बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात कि कंसेंसस है कि 0.25 का कट होगा, जो कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है मार्केट में। हाँ, 0.50, 0.75 करते हैं तो ये मार्केट को फिर ट्रिगर करेगा। ओके, अगर आप इस वक्त देखें प्राइवेट बैंक्स तो लगातार गिर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा गिरे। क्यों गिरे? कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। पीएसयू बैंक्स हमें इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे। वहाँ कल तो अच्छी खासी रैली थी, आज थोड़े कम गिरे। तो ओवरऑल अभी आज के मार्केट हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है भाई मार्केट इज लूजिंग होप, और जो फाइनल ट्रिगर है वो फ्राइडे के दिन ही पता चलेगा। उसके बाद ही हम एक कॉल लेंगे कि हम यहाँ से दोबारा ऊपर जा रहे हैं न्यू हाइज में, कि यहाँ से अब हम वापस से गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। सर एक बात बताइए कि ये अप्रैल 7 की जो रैली थी, इसके क्या मेन रीजंस थे? और सर क्या ये फंडामेंटली ड्रिवन रैली थी या फिर कोई फंसाने वाली ट्रैप की रैली थी? ओके, देखिए अप्रैल से अगर हम देखें, हमने वो टैरिफ वाला जो लो बनाया था अप्रैल 4 को, और वहाँ से हम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊपर चढ़ गए। ऑल टाइम हाई से हम 6-7% नीचे रह गए। अब कहने को ये रैली आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल से ट्रिगर थी, क्योंकि जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया। बट हमें भी पता है कि ये रैली क्यों आई। ये जो एक रिलीफ रैली के टैरिफ्स हट गए, इस वजह से आया। नाउ अगर आप डेटा को देखें, ये 2 महीने का अप्रैल और मई का डेटा को देखें, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? एफआईआईज ने कितनी बाइंग की? उन्होंने बाइंग की, वो सेलर से बायर बन गए, क्योंकि उनको भी पता था कि मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 15-16,000 करोड़ की बाइंग की। वहीं डीआईआईज ने 80,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो इस रैली को किसने चढ़ाया? डीआईआईज ने चढ़ाया। हाँ, एफआईआईज ने सेलिंग नहीं की। अगर वो सेलिंग करते तो मार्केट्स नहीं चढ़ते। तो बेसिकली उन्होंने जो सेलिंग नहीं की और डीआईआईज ने बाइंग की, तो इतनी रैली हमें देखने को मिली। तो ये जो सारा खेल हमें बाजार में दिख रहा है, ये डीआईआई का किया हुआ है, यानी कि उनकी बाइंग की वजह से जा रहा है। एफआईआईज निकल रहे हैं, और वो आज से नहीं, पिछले 10-12 सालों से उनकी पोजीशंस लाइट हो रही हैं। और अब रिसेंट भी अगर पिछले कुछ दिनों से देखिए तो उनकी सेल की फिगर आ रही है। तो मैं अगर देखूं कि ये इसको मैं फंडामेंटल्स की रैली, ड्रिवन रैली नहीं मान रहा हूं, क्योंकि कंपनियां आके तो नहीं कह रही। क्वार्टर के रिजल्ट्स आए सबके, किसने कहा कि हमें इकोनॉमी में बहुत शानदार डिमांड दिख रही है? हर कोई आके रो रहा है कि भैया डिमांड नहीं है, अर्बन डिमांड इज गोइंग डाउन, दिस इज अ साइन ऑफ स्लो डाउन, गाड़ियाँ नहीं बिक रही, एफएमसीजी नहीं बिक रहा। तो फंडामेंटल्स ड्रिवन तो नहीं है, इट्स अ प्योर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। सर ऑटो सेक्टर का डेटा आया है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है?
ऑटो सेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल रही है और ये हमें बता रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है। तो अगर आप ऑटो सेक्टर के सेल्स को डिवाइड करें दो पार्ट्स में, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट्स, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? वहाँ ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर डोमेस्टिक सेल्स में देखें, वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर कंपनीज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मारुति का डोमेस्टिक ग्रोथ सिर्फ 2% है अगर हम इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें। हुंडई डाउन, आपके जो बाकी सारे हैं निसान वगैरह, होंडा, सारे डाउन हैं। ओके, अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ डोमेस्टिक सेल्स का 2% का ईयरली ग्रोथ है। वहीं एक्सपोर्ट्स में अलग कहानी देखने को मिल रही है, 15% का ग्रोथ है। तो हम जो गाड़ियां बाहर बेच रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अमेरिका को, यूरोप को नहीं बेचते हैं, वो ये सब गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, लेकिन लैटिन अमेरिका है, मलेशिया, मिडल ईस्ट, इन जगह पर जो गाड़ियां जा रही हैं वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है 15% का। ओके, एंड इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें किसमें देखने को मिल रहा है? मारुति में 19% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ध्यान रहे कि मारुति इंडिया की लार्जेस्ट पीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कोई उसके टक्कर में है नहीं। और उन्होंने बोला है कि हम अगले 1-2 सालों में जितनी भी गाड़ियां एक्सपोर्ट होती हैं 50% शेयर हमारा होगा। ओके, सो अभी वो करीब 3.3 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बढ़ाकर 4 कर देंगे। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कंपनी को तो पता चल गया भाई हमारी इकोनॉमी में तो दम अब है नहीं, होती तो अब देखो 7.4% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर में, गाड़ियां तो बिकी नहीं, तो कहाँ गई, कहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली? ओके, तो ये हमें अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी ऑटो कंपनीज अब एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है उसको वहाँ से कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगी। और सर टू व्हीलर में आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है? टू व्हीलर में थोड़ा मिक्स्ड बैग हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें आप जैसे सुजुकी इज़ डूइंग वेल, डबल डिजिट पे उनके ग्रोथ्स देखने को मिले हैं। टीवीएस अच्छा कर रही है, रॉयल एनफील्ड तो बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सब 10-11% के रफ्तार से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बट ये जो ईवी टू व्हीलर्स हैं वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो चाइना ने बैन लगाया है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम इतना प्रोड्यूस करते नहीं हैं। और कई कंपनीज ने ये डर जताया है कि जुलाई के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। तो जो नॉन इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वो ग्रोथ कहाँ से आ रहा है? वो ग्रोथ आ रहा है गांव से, रूरल इनकम से, वहाँ से वो ग्रोथ ड्रिवन है, अर्बन एरिया से नहीं ड्रिवन है। तो जो टू व्हीलर कंपनीज हैं उसमें थोड़ा सा हमें फोर व्हीलर्स के कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ईवी बनाता है वो सब अब चिंता में है कि क्या होगा, हमें अगर वो मैग्नेट्स नहीं मिलेंगे तो हम फिर कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो ये प्रोडक्शन पर भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब देखते हैं वो कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सर रिसेंटली अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो फिर से गिरने लगे, तो वहाँ पे क्या चल रहा है? अब देखिए अदानी ग्रुप्स के बारे में क्या ही बोलें। देखिए खबर दोनों तरफ से आई है, यूएसए से आई है और अदानी जी के कंपनी ने भी उसका एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है या डिनायल इशू किया है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, मीडिया हाउस है बहुत बड़ा, उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की और उन्होंने बोला कि अदानी ग्रुप ईरान से एलपीजी खरीद रहा है। तो अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं, तो जो भी यूएसए से कारोबार करता है वो वहाँ से नहीं खरीद सकता। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपा है कि उन्होंने जैसे अगर जब आप शिप का बिज़नेस समझते हैं तो आप कहीं से भी शिप से माल लेते हैं तो उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है, AIS बोलते हैं, उसका सारा कहाँ कहाँ वो जा रहा है उसको ट्रैक किया जाता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन किया गया
छिपाया गया कि वो कंटेनर ईरान से ओरिजिनेट हुए और फिर मुंद्रा पोर्ट तक आया, ऐसा उनका दावा है। तो इसके बेसिस पर जो है अमेरिका कुछ एक्शन ले सकता है। तो अदानी जी के ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई हम इसको डिनाई करते हैं, हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, हमने ये नहीं किया। तो ये दोनों तरफ की स्टोरी है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, भाई हम तो जज है नहीं, हम तो नहीं कह सकते। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि हमारे इंडिया की कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से लगाकर शायद हमें फोर्स किया जाए या थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि हम टैरिफ्स में छूट दे दें। ध्यान रहे कि अब यूएसए से लोग आने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है इंडिया यूएस डील की, तो ऑब्वियसली ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है। बट मेरा इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। सर कुछ ऑडियंसेस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल आ रहा है कि DII को लगता है कि किसी ने काम दिया हुआ है कि मार्केट को बचाए रखो, या फिर पब्लिक का पैसा है इसीलिए बस झोंक रहे हैं? देखो, मैं अक्सर आप लोगों से एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मार्केट में जो हमें दिखता है ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली में मार्केट कैसे चलता है ये हमें और आपको जानने का कोई हक नहीं है, ये हमारे पे ग्रेड से बहुत ऊपर है। हमें कुछ रटे रटाए चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, हर कोई बताता है। इतने लोग बताते हैं कि हम उसे सच मान लेते हैं। क्या है वो सच? खरीदते रहो, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, सिप करते रहो, ये हमें बताया जाता है कि आदमी हो या मार्केट हो ऊपर जाता है। इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं। FIIs यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और इतनी जगह से हम सुनते हैं कि हम उसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने मार्केट्स को 10, 15, 20 साल देखा है, ऑब्जर्व किया है, सभी साइकिल्स को देखा है, वो समझते हैं खेल को। तो अब देखिए मार्केट में तो 2 ही प्लेयर हैं, FII, DII। ओके, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे देश में नेता लोग होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो पब्लिकली तो लड़ते हैं, प्राइवेटली दे आर फ्रेंड्स। ओके, तो उसी तरीके से जैसे पॉलिटिक्स चलती है उसी तरीके से मार्केट्स भी चलते हैं। और ज़्यादातर DIIs के पास तो पैसा आपका ही होता है, आप ही तो DIIs नहीं खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप लार्जर ट्रेंड को देखो। पिछले 10-12 सालों में
FIIs की ओनरशिप इंडियन इक्विटीज़ में कम हुई है कि बढ़ी है? ये चीज़ आप मुझे बताओ। तो कम हुई है, डेज की बढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इतनी तेजी हम कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, आज ज़्यादातर इन्वेस्टर प्रॉफिट में है कि लॉस में है? आप मुझे बताओ। जो नए आए हैं वो एक नया लॉट आया है उसी जाल में फंसने को, पुराने वाले तो फंस गए, वो शांत बैठे हैं। तो वो पैसा जो आपकी जेब से निकला वो गया कहाँ? कौन ले गया? वो तो FI ले गए, 2.2 लाख करोड़ की सेलिंग कर ली है। तो अब मैं ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सर दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। What do you think, sir, can we make excellent returns like more than 15% using AI in 2025? Also, do you have any plan to teach trading using AI? If yes, please share the details. ओके, सो देखिए, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि AI है या कोई स्पेशल टूल है वो हमारे लिए सारे काम कर देगा। ओके, देखिए, टेक्नोलॉजी को हमें ऐसे देखना है कि वो हमारा सर्वेंट है, वो उसे हमें एज ए अपना मास्टर नहीं देखना है, उसे हमें एज ए कोई जीनियस पर्सन नहीं देखना है जो सब कुछ जानता है। तो टेक्नोलॉजी को हम एज ए ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर कैसे यूज़ करते हैं कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें से कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे और वो हमें देंगे। रूल्स हमारे होंगे, बेशक वो हम टेक्नोलॉजी के अंदर डालेंगे कि जब ये कंडीशंस मीट होंगी तो हमें ये करना है, लेकिन जो कंडीशंस आप उसमें डालेंगे वो कंडीशंस आपकी होंगी, ना कि टेक्नोलॉजी की। तो कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे या बहुत सारे मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट को यूज़ करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाएंगे। वो गलत है। हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बड़े बड़े हेज फंड्स ने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट को हायर किया और उन्होंने इतना लॉस किया कि 2 हफ्ते में कंपनी बंद भी हो गई। ऐसे किस्से भी हैं और भी कई तरीके के हैं। तो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, हमें टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ करना चाहिए कि भाई आपको हमने ये टास्क दिया है, ये डेटा दिया है, इसको आप इस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दो और डिसीजन हम लेंगे। हम भी यूज़ करते हैं और इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली डिसीजंस हमारे होते हैं। तो जहाँ तक आप ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो ट्रेडिंग में तो हम AI नहीं यूज़ करते हैं। AI के कुछ एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए या कुछ कंडीशंस को फिल्टर आउट करने के लिए, इतना ही यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिंग जो हमारा प्रोग्राम है, इन्वेस्ट फॉर अल्फा, वो जो हम आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई में, उसमें हम AI के कुछ टूल्स को कवर करने वाले हैं कि कैसे, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ करके हम इन्वेस्टिंग के डिसीजंस ले सकते हैं, कैसे हम उसको इन्फॉर्मेशन दें और किस फॉर्म में वो हमें दे और उसके बेसिस पर कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर करें या चूज़ करें, वो हम सिखाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रेडिंग का सवाल है, तो ट्रेडिंग में हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं और डेटा फिल्ट्रेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके क्या व्यूज़ हैं आपके? आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया मार्केट में क्या व्यू है। ओवरऑल जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे बेरिश बायसनेस का, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। हालांकि मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा, आज भी मार्केट में कोई मेजर उठापटक के सीन नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद बची है रेट कट की, कि वहाँ पर क्या होता है। और मोस्ट लाइकली रेट कट्स होंगे, 0.25 होंगे। आज का डेटा अगर मैं देखूं तो मार्केट्स तो बहुत गिरे, डेटा में उतनी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली। ओके, विक्स एक्चुअली थोड़े रिकवर हुए हैं। फ्यूचर्स के प्रीमियम इस मंथ के, नेक्स्ट मंथ के बड़े हैं। जैसा मार्केट में पैनिक देखने को मिला वैसा डेटा में नहीं दिख रहा है। तो ये मार्केट को होप बता रहा है कि शायद कुछ हो जाए। ओके,
सो मुझे लगता है कल का दिन अच्छा चांस है कि मार्केट ग्रीन में रहेगा। हालांकि वो सस्टेन करेगा कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। अब कल का दिन कोई कॉल लेके देखो फ़ायदा है नहीं, फ्राइडे तक हमें वेट करना है। फ्राइडे से पहले कोई भी डिसीजन आप लेंगे कोई उसका विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है, कोई मेजर मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। फ्राइडे के बाद ही मार्केट या तो आर या तो पार।